everyone. In this lecture, we will study about posterior pituitary gland. Okay, previous lecture में हम लोगों ने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और उसके बाद हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख ही ली है. अब हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, so students, what is the location of posterior pituitary gland? दिस वन इज योर, ये वाली आपकी क्या थी, एंटीरियर पिट्यूटरी. ये क्या है आपकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम हाइपोथैलेमस सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. सेल बॉडी का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसे करके आपका ये ऐसे करके न्यूरॉन था, है ना. फिर इसी सेल यहां से निकल के एक ऐसे करके दूसरी जगह पे गया था आपका एक्सॉन, है ना. तो ये वाला सेल बॉडी यहाँ से लगा करके एक्सॉन तक का और डेंड्राइट तक का जो पार्ट है उसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है सेल बॉडी के नाम से. ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है इसके बाद में जो सेल बॉडी है वहां पे दो टाइप के न्यूरॉन्स आपके कहाँ तक जाते हैं, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं. कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, देखिए सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन और पैरा ऑप्टिक न्यूरॉन. ये देखो सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन आया आपके कहाँ से, हाइपोथैलेमस से. कहाँ आया बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस या फिर न्यूरॉन कहाँ, हाइपोथैलेमस से कहाँ आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में. अब स्टूडेंट्स पॉइंट ये है कि ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन होता है ये क्या रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. वाइल जो पैरा ऑप्टिक न्यूरॉन होता है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन. समझ गया ना. फिर से एक बार अगर हम रिवाइज करा दें ये पॉइंट, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से दो न्यूरॉन्स आते हैं. कहाँ, हाइपोथैलेमस से दो न्यूरॉन्स आते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, जिसमें से दोनों न्यूरॉन में नाम क्या होता है, दोनों न्यूरॉन्स का एक का नाम है सुप्राऑप्टिक न्यूरॉन और दूसरे का नाम है पैराऑप्टिक न्यूरॉन. पैराऑप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, वाइल जो सुप्राऑप्टिक न्यूरॉन है वो क्या रिलीज कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं दूसरे नाम से वेसोप्रेसिन. ओके, नाउ व्हाट इज वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन या फिर इसको हमने अभी बताया एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो प्राइमरली किस पर एक्ट करता है, प्राइमरली एक्ट ऑन किडनीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑन ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज प्रेशर इंश्योरिंग ऑप्टिमल फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम. इस पॉइंट का इतना सा मतलब है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि जो यूरिन का आउटपुट होता है उसको रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है नेफ्रॉन से, और क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है. समझ गए हो ना. सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस द हार्मोन सर्कुलाइज वाटर रिटेंशन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन एंड कैन एक्ट एज वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्यूरिंग शॉक. ये वही सेम चीज होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम कर रहा है तो नॉर्मल सी चीज है, तो यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. डिहाइड्रेशन के टाइम पे ये हो सकता है. दूसरा ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया है, ब्लड वॉल्यूम का मतलब जो ब्लड में वाटर का वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में भी वेसोप्रेसिन रिलीज होता है. इन सारी कंडीशंस में वेसोप्रेसिन रिलीज होता है और जो यूरिन आउटपुट में वाटर का आउटपुट हो रहा है ये कम हो जाता है. बस कम हो जाएगा तो इसका मतलब वहां से जो एब्जॉर्प्शन है, यूरिन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, यूरिन से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ के ब्लड के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था ये वापस से ठीक हो जाएगा. दैट्स इट, इतनी सी बात होती है. अब स्टूडेंट्स फंक्शन देखिए क्या होते हैं. वेसोप्रेसिन एक्ट एज किडनीज कलेक्टिंग डक्ट, एक्ट ऑन किडनीज कलेक्टिंग डक्ट टू इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन. वही सेम चीज मैंने आपको ये बताई कि ये क्या करते हैं, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पे जाकर के काम करते हैं और वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम जो है, यूरिन में वाटर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और यूरिन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड का है, ब्लड का जो फ्लूइड है वो मेंटेन हो जाता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी काम करते हैं. कैसे काम करते हैं, इट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल via 5-6 receptors, which is increasing peripheral vascular resistance and raises blood pressure. नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, सोडियम लेवल को भी एडजस्ट करते हैं कि कितना अमाउंट में. मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि सोडियम जिधर जिधर जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स उसका पीछा करते करते
उधर उधर जाते हैं। तो सोडियम का अगर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल सिर्फ हम लेकर के यहाँ पे आए हैं जिसका नाम है एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई अब किसी पर्सन को, तो उसकी वजह से उसके पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया डिहाइड्रेशन वाला। दूसरा, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम, अब मान के चलो जब बहुत ज्यादा स्वेट हो चुका है किसी भी पर्सन में या फिर पेशेंट जो है उसके पास, उसकी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग हो चुकी है, तो अब ब्लड का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल चुके हैं, तो ब्लड की वॉल्यूम जो हो गई वो डिक्रीज हो गई। समझे, अब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये दोनों डिक्रीज होने की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ ऑस्मो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। समझ रहे हो बात को, सिग्नल देते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। अब क्या होगा, सिग्नल जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है, अब ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे वेसोप्रेसिन। समझ गए, आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होते ही क्या होगा, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इतना समझिए आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हार्मोन रिलीज होगा। क्या होगा, वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। वो ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है बेटा आपको, ये है आपके नेफ्रॉन का डायग्राम, है ना। नेफ्रॉन की ये वाला जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट आउट होने वाले थे, लेकिन एक्सक्रीट आउट ना होकर के वो वापस से रीएब्जॉर्ब होते रहेंगे। कुछ इस तरीके से काम करता है। एक बार अगर फिर से क्विक रिवाइज करा दे तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से, एक मिनट, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। अब ये ऑस्मोलैरिटी जैसे ही इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर, तब होगा क्या, आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जैसे ही ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, अब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो थे वो एक्टिवेट हुए और हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंचा कि ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब इसको डिक्रीज करने के लिए कुछ करो। अब हाइपोथैलेमस से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी बेटा, ये हाइपोथैलेमस से ये इन्फॉर्मेशन, ऑस्मोलैरिटी बढ़ने वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पहुंचेगी, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगी। समझ गए ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से पहुंची, हाइपोथैलेमस से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगी। किस चीज की इन्फॉर्मेशन, ये वाली ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुंची, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंची, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से कहाँ पहुंची, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जैसे ही ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ये तुरंत क्या रिलीज कर देता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एन कहाँ पे रिलीज करेगा, ब्लड में रिलीज करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होंगे वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये ब्लड में रिलीज होने के बाद ये कहाँ जाते हैं, अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज कहाँ पे हुआ बेटा, ब्लड में रिलीज हुआ। ठीक है, ये ब्लड में आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो गया ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से कहाँ जाएगा, ये नेफ्रॉन के पास जाएगा, कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास, इसको बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आपका क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब, अरे सॉरी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास पहुंचे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास पहुंचने के बाद ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर के क्या करेंगे, ये जो सोडियम का सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा था, वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा था, इसको रोक करके इसका रीएब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। दैट्स इट, ये आपका हो गया क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। फंक्शन इसके प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, बस इन फंक्शंस को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा हार्मोन था, ऑक्सीटोसिन।
ठीक है। ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है और एक हार्मोन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये एक न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है और रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन के तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब इट इज एसेंशियल फॉर लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, सोशल बॉन्डिंग, ऑफन कॉल्ड लव हार्मोन। ठीक है, अब ड्यू टू इट्स रोल इन फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड सोशल कनेक्शंस। अब ये लव हार्मोन क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि ये जब आप लोग किसी पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे यही वाला हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ सामने वाला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये वाला टाइप है ना। और क्या होता है दूसरा, इसका फंक्शन क्या है, लेबर के टाइम पे फीमेल्स में ये हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है, जिससे मदर जो होती हैं वो इजीली ब्रेस्ट फीड करा पाती हैं बेबीज को। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन में मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ता है, ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक अगर देखें, यूटेराइन में मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ इजीली हो जाता है। समझ गया ना। दूसरा फंक्शन क्या है, पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का मतलब इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बेबी की बर्थ होने के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, यही हार्मोन रिलीज होता है। और प्रोलैक्टिन नाम का भी एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट फीड इजीली हो पाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन भी हेल्पफुल होता है ब्रेस्ट फीड में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका खत्म होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओके, थैंक यू। Any queries, then you can comment in the section, comment section. Thanks to you all.